बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फ्रांस की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया है कि पाकिस्तान और तुर्की उनके अंदरूनी मामले में मुदाखलत कर रहे हैं और पाकिस्तान और तुर्की का रिएक्शन ओवर रिएक्शन है। इस वक्त पूरी दुनिया में जितने मुसलमान ममालिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़ोरदार मौक़िफ़ जो अपनाया गया वो तुर्की की जानिब से रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान साहब की हुकूमत ने उठाया। पाकिस्तान की हुकूमत ने एक करारदाद पास की है और यूनानिमस करारदाद है जिसको पाकिस्तान की असम्बली में पास किया गया और उसमें ये कहा गया है कि जो एम्बेसडर है उसको फौरी तौर पे एहतजाज के तौर पे फ्रांस से वापस बुलवाया जाए और एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है और इस करारदाद के अंदर बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन जो फ्रांसीसी सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद है उसको निकाल कर वापस भेजने के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए और अगर फ्रांस बाज नहीं आता तो ये मामला उस नहज तक भी जा सकता है। लेकिन एक खबर है, मैं आप तक पहुंचा दूं कि फ्रांस में इस वक्त कोई पाकिस्तानी सफ़ीर मौजूद ही नहीं है। आज से 3 महीने पहले मोइनुल हक वहाँ पे फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर मौजूद थे, उनको चाइना में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद से ये ड्यूटी जो है वो उनके सबॉर्डिनेट जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान का कोई सफ़ीर मौजूद ही नहीं है, ये आसामी खाली है। लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक वैल्यू है इस करारदाद की जो पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ ऐवान के अंदर पेश किया गया और मुत्तफ़िक़ा तौर पे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यक ज़ुबान होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की शान में गुस्ताखी जो है उसको उसकी मज़म्मत की, उसको नाकाबिल कबूल करार दिया और फ्रांस को बाज रहने का कहा है। फ्रांस को जो है वो इमरान खान साहब ने भी अपने ट्वीट्स के ज़रिए से तनकीद की और मैक्रोन जो उनका प्रेसिडेंट है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया कि वो गलत पॉलिसी चल रहा है, इससे पोलराइजेशन बढ़ेगी और इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे और वो हालात को मज़ीद ख़राबी की तरफ धकेल रहा है मुसलमानों की दिरादारी करके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को जो हुकूमती कवर देकर और हुकूमती सरपरस्ती देकर मैक्रोन एक बहुत बड़ी तारीखी गलती कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान ने मुज़म्मती करारदाद की, तुर्की ने जो है वो इससे भी आगे बढ़ा और तैयब एर्दोगान ने बड़े सख्त स्टेटमेंट दिए, बाइकआउट किया गया और बाइकआउट की एक तहरीक चलाई गई। तुर्की की जानिब से, कतर की जानिब से एहतजाज हुआ है और जो तुर्की ने किया उसके अलावा तुर्की ने एक और काम भी किया है। वहाँ से फ्रांस ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया तुर्की से। एक तो खबर ये है कि और ये खबर जो है FMT न्यूज़ का मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ। फ्रांस रिकॉल्स एनवॉय आफ्टर तुर्की स्कॉल्ड्स मैक्रोन ओवर मुस्लिम्स। फ्रांस ने अपना जो है वो सफ़ीर वापस बुला लिया तुर्की से जब तुर्की ने जो है बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया है फ्रांसीसी सदर के बारे में और उसके बारे में रजब तैयब एर्दोगान ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब एक और ख़बर है तुर्की के हवाले से। तुर्की ने 4 जासूस पकड़े हैं और ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। द लंदन पोस्ट एक मैगज़ीन है, उसका पेज आप देख लीजिए। 4 जासूस पकड़े हैं तुर्की ने, ये बहुत सारे अखबारात में छपी है खबर, तुर्की के तमाम अखबारात में छपी है और इन जासूसों का लिंक और ताल्लुक बराह रास्त फ्रांस के साथ है। वो फ्रांस के लिए कुछ खुफिया मालूमात तुर्की में से इकट्ठी कर रहे थे। वो मालूमात क्या है? मजहबी ग्रुप्स के बारे में मालूमात, कदामत पसंद ग्रोहों के बारे में मालूमात, डायरेक्टरेट ऑफ मजहबी उमूर यानी जो मजहबी उमूर की वजारत है उसकी हवाले से वहाँ मालूमात और तुर्की के मुख्तलिफ इदारों के हवाले से मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। विमेन एंड डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है उसकी मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। इंसानी हमदर्दी की एजेंसी सदाकत उसकी मालूमात उन्होंने इकट्ठी की। यूथ फाउंडेशन की मालूमात इकट्ठी की। आप गौर करें ये सारी चीज़ें कौन सी हैं, यानी मुख्तलिफ जगहों पे काम करने वाले जो इमाम हैं उनके बारे में भी मालूमात इकट्ठी करके फ्रांस को फराहम की गई। जब आपने किसी मुल्क पे अटैक करना होता है ना तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होते हैं ऐसे लिबरल्स जो NGOs चला रहे हों, ख़वातीन की तंजीमें चलाने वाले लोग। वहाँ आपको बड़े आराम से पैसे के बदले में काम करने वाले लोग मिल जाते हैं और उनको आलमी इदारों का प्रोटेक्शन दे दिया जाता है। दूसरा, आपको डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं, जमहूरियत के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरियत का बाजा दिन रात बजाते हैं।
उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनकी मालूमात इकट्ठी की जा रही थी। इंसानी हमदर्दी के लिए जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस लबादे के अंदर दूसरे मुल्कों के लिए काम कर रहे होते हैं। उनकी मालूमात, मजहबी और कदामत पसंद ग्रोहों की मालूमात और मजहबी उमूर की वजारत की मालूमात इकट्ठी की जा रही थी, क्योंकि मजहबी ग्रोहों को आप जब इस्तेमाल करते हैं और मजहब के नाम के ऊपर वहाँ पे कार्रवाइयाँ डालते हैं तो फिर हुकूमतें बेबस हो जाती हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फ्रांस को पहुँचाई जा रही थी। जो मेन जासूस था उसका नाम था मैथिन ओज़देमीर, और ये बंदा जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था फ्रांसीसी कौंसल खाने में, और बज़ाहिर ये भेस बदल कर ये काम कर रहा था। और इसने बहुत सारी मालूमात इकट्ठी करके फ्रांस को फराहम की, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और ये उनके साथ राब्ते में भी रहा, और ये उसके बदले में जो पैसे वसूल करता रहा है वो भी रिकॉर्ड मिल गया है। तो फ्रांस को बड़ी सुबकी हो रही है इस मामले पे और उनके पोल खुल रहे हैं। तो एक ये भी मामला बड़ा सीरियस है इस मौके पे, इसको भी साथ मिलाकर देखें। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, क्योंकि तुर्की सदर जो है वो ये कहता है कि वो मुसलमानों को लीड करना चाहता है, तो उनकी आवाज़ ज़रा ज़्यादा ज़ोरदार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के हवाले से दो खबरें हैं, मैं आप तक पहुंचा देता हूं। दो अखबारात में छपी हैं, खबर एक ही है। एक यूरोपीय यूनियन ट्रिब्यून एक अखबार है, यूरोपीय यूनियन ट्रिब्यून.com, उसके अंदर ये खबर 27 अक्टूबर को छपी है और उसमें लिखा है पाकिस्तान कैंसल फ्रेंच कंपनी एयरबसेस 1.5 बिलियन डॉलर्स, यानी ये तकरीबन कोई 250 अरब बन जाते हैं, प्रपोजल नेवीज ASW हेलीकॉप्टर्स। पाकिस्तान ने एक डील थी जो फ्रेंच कंपनी के साथ होने जा रही थी, फ्रांस के साथ 250 अरब की ये डील थी। 27 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने खरीदने थे फ्रांस से, और ये EC-725 और कराकाल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स थे जो पाकिस्तान की नेवी को लेने थे। ये मुआहदा पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया, और जो जुमला इसमें लिखा है पाकिस्तान इज प्लीज्ड टू अनाउंस, यानी पाकिस्तान बड़ी खुशी से ये अनाउंस कर रहा है कि वो कैंसलेशन कर रहा है उस डील की जो फ्रांस के साथ हुई है। ये खबर मैं आप तक पहुंचा दूं तो ये एक हथौड़ा है अगर ये फ्रांस को पड़ा है तो, क्योंकि 250 अरब एक बहुत बड़ी रकम है। और एक ये खबर छपी है द लंदन पोस्ट के अंदर, पाकिस्तान कैंसल फ्रेंच कंपनी एयरबस $1.5 बिलियन प्रपोजल नेवीज ASW हेलीकॉप्टर्स, और नीचे इसकी डिटेल लिखी हुई है कि 27 हमने हेलीकॉप्टर लेने थे पाकिस्तान ने और नेवी के लिए लेने थे, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया और ये 250 अरब की डील फ्रांस के साथ अब पाकिस्तान की नहीं हो रही, और पाकिस्तान ने बड़ी खुशी से ये खबर सुनाई है। और साथ ही लिखा है डिटेल में कि अब पाकिस्तान जो है वो चाइना के Z-20F या अमेरिका के S-70B सी हॉक हेलीकॉप्टर जो हैं वो इनको लेने की तरफ तवज्जो देगा, और इसके ऊपर पाकिस्तान गौर कर रहा है। ये जो है वो खबरें मैंने आपको पढ़ के सुना दी, दो और जगहों पे थी, लेकिन अब आप आगे बढ़ें और ये देखें कि सऊदी अरब ने क्या किया। पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जो अरब न्यूज़ सऊदी अरब के बारे में कह रहा है। सऊदी अरेबिया लीड्स अरब एंड मुस्लिम वर्ल्ड इन कंडेमनिंग टेररिस्ट मर्डर ऑफ फ्रेंच टीचर। ये जी अरब न्यूज़ में है कि सऊदी अरब लीड कर रहा है अरबों को और मुस्लिम दुनिया को इस बात की मजम्मत करने में कि दहशतगर्द ने मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया फ्रांस के उस्ताद को। ये अरब न्यूज़ की खबर है। सऊदी अरब इस्लामी दुनिया को और अरब ममालिक को लीड कर रहा है इस बारे में कि मजम्मत की जाए, जो टीचर को कत्ल किया गया, जो अब्दुल्ला ने कत्ल किया, उसका सर उतार दिया गुस्ताख रसूल का, इसकी मजम्मत करने में लीड कर रहा है। मैं आपको रॉयटर्स की खबर जो है वो पढ़ के बता देता हूं। सऊदी अरेबिया होल्ड्स ऑफ फ्रॉम बैकिंग एक्शन अगेंस्ट फ्रांस ओवर कार्टून्स। वे कह रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाके बनाए गए, जो तौहीन अमेज हरकत की गई फ्रांस में, उस पर सऊदी अरब कंडेम तो करता है उसको, लेकिन उसके ऊपर किसी भी एक्शन का हामी नहीं है। और सऊदी अरब की जानिब से जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके ऑफिशियल की जानिब से जो स्टेटमेंट, अव्वल तो उनके मोहम्मद बिन सलमान ने बोलना ही मुनासिब नहीं समझा, उनकी लीडरशिप ने इस पर बात ही नहीं की। बात करते हैं कि वो हम मुस्लिम दुनिया को लीड करेंगे, पाकिस्तान को भी लीड करेंगे, तुर्की को भी लीड करेंगे, अरब ममालिक को लीड करेंगे, मलेशिया को, सेंट्रल एशिया को, दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों को लीड करेंगे। 50 से ज़्यादा मुसलमान मुल्कों के इत्तेहाद को सऊदी अरब लीड करता है।
اور ان کا حکمران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر ایک لفظ نہیں بولتا. اور آپ دیکھیں گے پاکستان کے جب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب وغیرہ احتجاج کریں گے تو یہ سعودی عرب کے خلاف ایک لفظ نہیں بولیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ سعودی عرب نے کیوں فرانس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. ہاں یہ عمران خان کے خلاف ضرور بولیں گے جس نے فرانس کے خلاف آواز اٹھائی. تو اس فرق کو ذرا آپ سمجھ لیجئے گا ان دنوں میں. بہرحال اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا سعودی عرب کی جانب سے وہ اس میں بڑی گول مول بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کے ہر واقعے کی ہم مذمت کرتے ہیں, دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کے حالات ہوں اور اس سے جو ہے وہ وائلنس بڑھے گا, رواداری ہونی چاہیے, محبت. یعنی گول مول قسم کی بات کر رہا ہے, کھل کے کہتا ہی نہیں ہے کہ بھئی گستاخی بند کرو, سرکاری سرپرستی بند کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے چھاپنے کے معاملے کے اوپر. تو سعودی عرب نے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کے بجائے فرانس کا حمایتی بن کے جا کے کھڑا ہو گیا ہے. یہ مسلمانوں کے اس وقت کے لیڈر ہے جو مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہیں, سو کال لیڈرز سعودی عربیہ کے لوگ. تو اب تک جو احتجاج ہوا ہے, جو آواز اٹھائی گئی ہے وہ سب سے زیادہ ترکی کی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے اٹھائی گئی ہے. ایران نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے, قطر نے آواز اٹھائی ہے, کویت نے آواز اٹھائی ہے, اور کئی سعودی عرب کے اندر سے تو یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے فرینچ مصنوعات کے بائیکاٹ کی جو آوازیں سعودی عرب میں اٹھائی گئی ان آوازوں کو بھی دبا دیا ہے. سعودی عرب کے اندر کوئی بائیکاٹ نہیں کیا گیا, لوکل سطح پہ بھی نہیں ہونے دیا گیا, اور چیزیں بدستور مارکیٹس کے اندر موجود ہیں. کویت نے کچھ شیلفز خالی کی ہے, قطر نے جو ہے وہ تجارت منسوخ کی ہے اور بائیکاٹ کیا ہے. ملیشیا کی خبر میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ ملیشیا نے بھی اس میں لیڈ کیا ہے, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بلاسفیمی وہاں پہ کی گئی ہے, جو توہین کی گئی ہے, اس پہ ہم یہ ریئیکشن دے رہے ہیں. اور میکرون جو ہے وہ خود اس کو ہوا دے رہا ہے. تو ملیشیا نے بھی بائیکاٹ کیا ہے اور اس کے تاجروں نے بڑی زبردست آواز اٹھائی ہے. اچھا, اب یہ ایک اور خبر ہے اور ڈیلی صباح کے اندر یہ خبر چھپی ہے. اس میں لکھا ہے جی کہ اوور $100 billion foreign trade at stake as calls for boycott of French goods against traction. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ $100 ارب سے بہت بڑی رقم ہے. $100 ارب یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ تجارت کی دنیا کے اندر آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو $100 ارب کا ایک نقصان ہو سکتا ہے تجارت میں فرانس کو, بہت بڑے پیمانے پہ. ان کی بے شمار کمپنیاں ڈوب سکتی ہیں, برباد ہو سکتی ہیں, نقصان میں جا سکتی ہیں, خسارے میں جا سکتی ہیں اگر مسلمان ملک جو ہے یہ اپنا بائیکاٹ جاری رکھتے ہیں تو, اور یونینیمس ہو کے اس کی آواز کو اٹھاتے ہیں تو. اور یہی ایک طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہم فرانس کو گھٹنوں پہ لے آئیں اور ان کا صدر کھڑا ہو کر کہے کہ ہمیں معاف کر دیں, آج کے بعد ہم آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے, اور وہی قانون مسلمانوں کے لیے بھی لاگو کریں گے جو یہودیوں کے لیے لاگو ہے کہ ہولوکاسٹ کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی نہیں کر سکتے. یہ زیادہ ضروری ہے, یہ زیادہ اہم ہے, کیونکہ یہاں پہ لوگ مرنے مارنے کو کٹنے کاٹنے پر تیار ہو جاتے ہیں. تو فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ ایک بڑے زبردست طریقے سے ہو سکتا ہے. مسلم دنیا میں اس پہ آواز اٹھانا شروع کر دی ہے, اور اب کچھ آرٹیکلز میں آپ کو بتاتا ہوں جو چھاپے گئے طیب اردگان اور عمران خان کے خلاف. ایک آرٹیکل جو ہے وہ DW میں چھاپا گیا ہے, اور اس کو اگر آپ آرٹیکل کو مکمل پڑھیں تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا جو خلاصہ ہے وہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور اردگان یہ جو بھی کر رہے ہیں میکرون کے خلاف یا فرانس کے خلاف, یہ ساری ایک سیاست ہے. اب یہ میں آپ کو فوراً پروپیگنڈا بتا رہا ہوں, غیر ملکی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ مقبولیت حاصل کرنے کا ایک سستا طریقہ ہے, اور ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اقلیتوں کے تحفظ سے, کیونکہ ان کے اپنے ملکوں میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. اور پھر عجیب و غریب گول گول باتیں کی ہیں, کوئی ڈیٹا نہیں دیا. پاکستان میں اقلیتیں الحمدللہ محفوظ ہیں. فرانس میں اقلیتوں پہ جتنے حملے ہوتے ہیں پاکستان میں اس سے بہت کم ہوتے ہیں. پاکستان سے جن اقلیتوں کو چکر دے کر انڈیا لے جایا گیا تھا وہ انڈیا کو چھوڑ کر واپس آئے, اور پاکستان کے اندر اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں. بھارت میں اقلیتوں کو تکلیف اور تنگی اور پریشانی ہے. دنیا کے کئی اور ممالک میں اقلیتوں کو تنگی تکلیف اور پریشانی ہے, لیکن کیونکہ پاکستان نے اور ترکی نے اس پہ آواز اٹھائی ہے, اس لیے ان دونوں لیڈرز کے خلاف
आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं और इनको मौका प्रस्त कहा जा रहा है। इनको यह कहा जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने जाती फायदे के लिए। अब आ जाए जेरूशलम पोस्ट पे। जेरूशलम पोस्ट जो है ये इसराइल का एक अखबार है और इस अखबार ने जो आर्टिकल लिखा उसमें इन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह और पाकिस्तान क्यों फ्रांस को कंडेम कर रहे हैं इस मौके पर। फ्रांस में तो बहुत अरसे से और बहुत पुराने टाइम से इस किस्म के खाके बनाए जाते हैं और उनकी गवर्नमेंट इसको लीगल कहती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहती है, आज़ादी इजहार राय कहती है। तो ये अब क्यों कर रहे हैं? उन्होंने भी ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि पाकिस्तान मौका परस्ती कर रहा है, मौके से फ़ायदा उठा रहा है और फ्रांस के साथ, फ्रांस को ये कह के और इमरान खान मुस्लिम दुनिया का लीडर बनना चाहता है। ये इस किस्म के जुमले जेरूशलम पोस्ट ने और DW न्यूज़ ने, दोनों ने ये जुमले इस किस्म के लिखे हैं। यानी इमरान खान के खिलाफ और तैयब उर्दगान के खिलाफ यूरोप के अंदर, इसराइल के अंदर और मगरिब के अंदर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए आवाज़ उठाई है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और तुर्की के अंदर जो मजहबी ग्रोह हैं, अब देखना यह है कि जो मुसलमान ममालिक हैं, अब देखना यह है जो मुसलमानों के सो कॉल्ड लीडर्स हैं या जो उलमा इकराम हैं, वो इन दो लीडर्स का साथ देते हैं या इनको दीवार से लगाने का सिलसिला जारी रखते हैं। ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने या मजहबी सियासी जमातों ने कोयटा वाले जलसे के अंदर किसी किस्म की कोई फ्रांस के खिलाफ जो है वो एहतजाज उन्होंने नहीं किया, फ्रांस के खिलाफ उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। और अब फजल रहमान साहब ने कहा जी 1 हफ्ता में एहतजाज करेंगे फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान की सड़कों पे। लेकिन मेरे ख्याल में एक बड़ा एहतजाज तो होना चाहिए, दुनिया को आवाज़ जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बेहतर तरीका यही है कि फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट किया जाए और उनके साथ तमाम मुआहदे ख़त्म किए जाएं और ये काम तमाम मुस्लिम ममालिक करें और OIC का इजलास फौरी तौर पे बुला के इस मामले को हमेशा के लिए रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से बढ़कर हमारे लिए इस दुनिया में कोई और चीज़ हो नहीं सकती। वो हमें हमारे बच्चों से, हमारे माँ बाप से, हमारे माल से, हमारी जानों से, हमारे खून से, हमारी हर चीज़ से बढ़कर अजीज़ है और इसी बात से हमारा ईमान मुकम्मल होता है। बतौर मुसलमान शायद हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है, ये एक इश्क है, मोहब्बत है और यही हमारा ज़रिया नजात बना तो बना। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।